हॉरिजेंटल के साथ सम एंगल बनाए तो ऐसे सरफेस को कहा जाता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से बेटा ये हमारे पास बेटा ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इसके साथ कोई भी और सरफेस ये जो होता है, ये जो सम एंगल बनाता है, इसको कहा जाता है इंक्लाइंड प्लेन। और ये इंक्लाइंड प्लेन का बेटा इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है कि अगर ये कोई भी दीवार होती है, ये जमीन के साथ एंगल थीटा 90 बनाती है, तो ये जो होती है ये भी इंक्लाइंड प्लेन ही कहलाएगी। ये थीटा जो होती है यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, और ये जो थीटा होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री होती है। ग्रेटर आप लेंगे नहीं क्योंकि वहां से फिर से मान कर देंगे। तो ये होता है बेटा इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मकसद होता है कोई भी ऐसा सरफेस जो हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल बनाए, तो ऐसे सरफेस को हम कहेंगे कि ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा। अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, इसको इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? देखिए बेटा, इंक्लाइंड प्लेन जो होता है, इसको मुख्तलिफ लोड्स जो होते हैं वो सम हाइट पे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हेवी चीज है उसको हमें सम हाइट पे पहुंचाना है, तो इंक्लाइंड प्लेन को इस्तेमाल करके हम इजीली पहुंचा सकते हैं एज कंपेयर टू वर्टिकली अपवर्ड बेटा। अगर किसी भी चीज को सीधा इस तरह से ऊपर उठाएं, उसके मुकाबले में अगर हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसको उठाएंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे घर में सीढ़ी होती है बेटा, तो सीढ़ी भी एक इंक्लाइंड प्लेन होती है, उसके ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो इजीली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वर्टिकली दीवार के ऊपर अगर इस तरह से हम क्लाइंब करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। मजदूर होते हैं, जब वो कोई भी ट्रक होती है मुख्तलिफ चीज़ें लोड करते हैं, तो उसके अंदर भी वो एक लकड़ी की जो है वो पट्टी रखते हैं, उसके ऊपर वो लोड जो होता है वो उठा के ट्रक वगैरह के ऊपर रखते हैं। तो ये करने का मकसद भी यही होता है कि इस तरह से ये इजीली लोड को उठा सकते हैं। रास्ते होते हैं, उनके अंदर भी जब चढ़ाई होती है तो उसके अंदर भी इसी तरह से इंक्लाइंड प्लेन बनाई जाती है, वो भी इसी मकसद के लिए, ताकि जो गाड़ी होती है वो इजीली सम हाइट तक पहुंच सके। तो इंक्लाइंड प्लेन को हम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हेवी चीज़ें होती हैं वो इजीली इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू सम हाइट तक पहुंच सकती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है बेटा? देखें, आप अगर इस तरह से देखें कि कोई भी बॉडी है बेटा, ऐसा क्यों होता है कि इंक्लाइंड प्लेन पे इजी होता है और वर्टिकली वो ज़्यादा मुश्किल होता है बेटा? देखिए बेटा, सपोज करें ये एक टावर है, ठीक है। अब ये जो टावर है इसके फुट में यहाँ पे एक बेटा मास रखा हुआ है। इसका मास जो है इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है, और इसका जो वेट होता है बेटा W इज इक्वल टू हो जाएगा 10 न्यूटन बेटा। सपोज करें एक टावर है, इसके फुट में एक किलोग्राम की बॉडी रखी हुई है। अब अगर इसको सीधा यहाँ से उठा के हम यहाँ पे रखेंगे बेटा, सीधा इस तरह से इसको उठाएंगे बेटा, तो हमें जो इसको उठाने के लिए वो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम से कम वेट के बराबर लगानी पड़ेगी। या तो हम वेट से ज्यादा फोर्स लगाएं, अगर वेट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सीलरेट करके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर वेट के बराबर भी लगाएंगे तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम मूव करवाएंगे ऊपर। तो बेटा इसके ऊपर कम से कम कितनी फोर्स लगेगी? इसके ऊपर कम से कम 10 न्यूटन फोर्स लगेगी, तब जाके ये इस हाइट एज पे पहुंचेगा। ये समझे कि इसकी हाइट जो है ये 10 मीटर है। इस हाइट 10 मीटर पे पहुंचाने के लिए इसको कितनी जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी? कम से कम 10 न्यूटन। उससे ज़्यादा से ये पहुंच जाएगा,
लेकिन 10 न्यूटन से कम से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसका वेट 10 न्यूटन है, तो 10 से ये नहीं पहुंचेगा, 10 से कम पे नहीं पहुंचेगा। अब देखिए बेटा, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी इंक्लाइंड प्लेन अगर इसकी हम बनाते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन हम बनाते हैं और उसकी थीटा हम रख लेते हैं बेटा 30 डिग्री, ठीक है। अगर 30 डिग्री हम लगाते हैं तो बेटा जब इस चीज को इस तरह से ऊपर उठाएंगे बेटा, जब इस तरह से इसको ऊपर उठाएंगे, इस तरह से सेम हाइट पे ले जाएंगे बेटा, तो आपको पता है बेटा कि ये वेट होता है और यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, ये होता है W sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन पे कंपोनेंट्स आपके पड़े हुए होंगे, तो हमें कम से कम कितना जो बेटा इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, कम से कम जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो W sin थीटा के बराबर लगानी पड़ेगी, और बेटा sin 30 इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स। वही ऑब्जेक्ट उसी सेम 10 मीटर पे अगर हम सीधा ऊपर उठा के रखेंगे तो हमें कम से कम 10 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। उसी सेम ऑब्जेक्ट को जब हम इस हाइट पे उठा के रखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री, तो उसी सेम मास को ऊपर उठाने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 5 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि जब वर्टिकली किसी चीज को हम ऊपर उठाते हैं तो वेट के बराबर फोर्स लगानी पड़ती है, और जब इंक्लाइंड प्लेन पे हम किसी भी चीज को इस तरह से उठाते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ती है वो W sin थीटा के बराबर लगानी पड़ती है। तो आप कहेंगे कि जब कोई भी बॉडी होती है, जब कोई भी बॉडी होती है बेटा, उसको जब हम सम हाइट पे उठाते हैं तो अगर उसको वर्टिकली सीधा ऊपर उठाएंगे तो उसके ऊपर कम से कम फोर्स वेट के बराबर लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी चीज को हम इंक्लाइंड प्लेन पे उठाएंगे तो उस चीज के ऊपर कम से कम जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो वेट के एक कंपोनेंट W sin थीटा के बराबर लगानी पड़ेगी। इसलिए ये ज्यादा आसान होता है कि पूरे वेट के जितना हम फोर्स लगाएं या एक वेट के कंपोनेंट के बराबर फोर्स लगाएं तो ये कंपोनेंट के बराबर फोर्स हमारे लिए इजी होती है। तो इसी मकसद के लिए इंक्लाइंड प्लेन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे होती है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती है वो किस बिहेवियर होता है, कौन सा बिहेवियर होता है, या जब बॉडी रेस्ट में होती है तो रेस्ट में उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस होती है और किन फोर्सेस के बराबर होती है बेटा। तो आप इस तरह से करोगे बेटा, इसका आप करोगे केस 1 बेटा। केस 1 होगा बेटा कि बॉडी इज एट रेस्ट बेटा। जो बॉडी होती है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे होती है बेटा। देखिए बेटा, अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे अगर रेस्ट पे होती है, देखिए इस तरह से बेटा, ये थीटा और इसको एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है। इस थीटा को हम एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं बेटा। देखिए, अगर कोई भी बॉडी इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है बेटा, कोई भी बॉडी जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है तो इसका वेट होता है, और ये क्या होता है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन होता है। वेट बराबर होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ये होती है हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब कोई भी बॉडी होती है तो इसका वेट इस तरह से नीचे एक्ट करता है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिएक्शन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी रखते हैं, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बॉडी रखेंगे बेटा इस तरह से,
इंक्लाइंड प्लेन पे जब बॉडी होती है ना बेटा, तो आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा उस सरफेस की तरफ से होता है जो सरफेस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बेटा ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर वेट इस तरह से एक्ट करता है। ये वेट हुआ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह होगा बेटा। ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। किसके साथ 90 डिग्री बनाता है? उस सरफेस के साथ जिसका होता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन किसका है बेटा? ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड प्लेन का है, तो ये 90 डिग्री किसके साथ बनाएगा? ये 90 डिग्री बनाएगा इंक्लाइंड प्लेन के साथ। और ये जो वेट होता है बेटा, ये वेट होता है अर्थ का, तो ये 90 डिग्री किसके साथ बना रहा है? अर्थ के साथ बना रहा है। अब यहाँ पे तो वेट और नॉर्मल एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन को हम देखते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन पे आप देख सकते हैं कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे बेटा। एक कंपोनेंट ये बनेगा बेटा, एक कंपोनेंट ये बनेगा वेट का, और एक कंपोनेंट जो बनेगा बेटा वो ये बनेगा। कंपोनेंट बेटा वेट के बनेंगे, क्योंकि वेट जो है वो इंक्लाइंड प्लेन की तरफ से नहीं है, वेट अर्थ की तरफ से होता है, इसलिए इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसके कंपोनेंट्स बन सकते हैं। बाकी नॉर्मल रिएक्शन के नहीं बन सकते, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, हर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के साथ। तो जो चीज 90 डिग्री पे होती है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, उसके दो कंपोनेंट नहीं बनते। तो बेटा अगर आप ये देखें, ये थीटा और ये थीटा बेटा बराबर होंगे। ये दोनों जो है वो, जो थीटा इंक्लाइंड प्लेन की होगी वो थीटा और ये थीटा बराबर होंगे बेटा, इक्वल बनेंगे वेक्टर डायग्राम के मुताबिक। अब अगर आप करोगे तो इसका इस तरह से बनता है बेटा, ये बन जाता है बेटा वेट, ये आप कह लें कि ये आपके पास है बेटा वेट, और ये आपके पास है एक वेट का कंपोनेंट इस तरह से बेटा, और दूसरा कंपोनेंट है वेट का इस तरह से। अब अगर ये थीटा है बेटा, तो थीटा के सामने जो कंपोनेंट होगा बेटा ये W sin थीटा होगा, और ये हो जाएगा W cos थीटा। क्योंकि आपको पता है बेटा थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और बाकी जो रिमेनिंग होता है वो होता है बेस। तो इस बुनियाद पे आप कर सकते हैं बेटा इस तरह से। तो ये जो वेट का कंपोनेंट होगा बेटा ये W cos थीटा होगा, और ये हो जाएगा W sin थीटा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक W cos थीटा बन गया और दूसरा W sin थीटा बन गया। अब बेटा ये जो W cos थीटा होता है, यही W cos थीटा रिएक्शन पैदा करता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा वेट की वजह से पैदा होता है। अब यहाँ पे पूरा वेट इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन बराबर वेट के। लेकिन अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को देखते हैं तो W cos थीटा जो ये कंपोनेंट ऑफ वेट है, यही इंक्लाइंड प्लेन पे एक्ट कर रहा है, और इसी की वजह से रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पे पूरे वेट की वजह से रिएक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आ रहा है? W cos थीटा की वजह से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो होता है W cos थीटा। तो बेटा आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ वेट पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन होता है बेटा W sin थीटा। बेटा ये वो कंपोनेंट होता है जो इंक्लाइंड प्लेन से पैरेलल है। बेटा आप देख सकते हैं कि W sin थीटा इंक्लाइंड प्लेन से पैरेलल है। आप कहोगे कंपोनेंट ऑफ वेट परपेंडिकुलर टू
इंक्लाइंड प्लेन इज इक्वल टू बेटा W cos थीटा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पे जो कर रहा है वो W cos थीटा एक्ट कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन भी किस वजह से पैदा होगा? नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो भी पैदा होगा W cos थीटा की वजह से। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो होगा R इज इक्वल टू हो जाएगा W cos थीटा, या कर सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन लेस देन वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसे वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इनकी सम जो होती है आप इस तरह से कह सकते हैं कि वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और जो W cos थीटा होता है ये एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर इन दोनों का सम जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बेटा ये W sin थीटा क्या करता है। W cos थीटा के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि वेट का जो W cos थीटा होता है वो नॉर्मल रिएक्शन बन के उसको बैलेंस कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं W sin थीटा की बेटा, तो ये W sin थीटा क्या करता है? देखिए बेटा W sin थीटा इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन को यहाँ पे भी मैंने ये बनाया, देखिए W sin थीटा इंक्लाइंड प्लेन के ऐसे इस तरह से बॉडी को लाने की कोशिश करता है। ठीक है, मीन्स नीचे लाने की कोशिश करता है। अब अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, मीन्स अगर उसके ऊपर फ्रिक्शन 0 है, तो W sin थीटा इस बॉडी को नीचे एक्सीलेट करवाएगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0 होती है, कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो W sin थीटा को रोकने वाली कोई भी चीज नहीं होगी और W sin थीटा इस बॉडी को नीचे एक्सीलेट करवाएगा। या अगर फ्रिक्शन है भी और वो भी अगर W sin थीटा से कम है, ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है। एक ये कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो W sin थीटा को यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है और W sin थीटा नेट फोर्स बन जाएगी और ये नेट फोर्स बन के उस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन से जो है वो इस तरह से एक्सीलेट करवाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है, जैसे आम तरह से फ्रिक्शन होती है, अगर फ्रिक्शन है और वो फ्रिक्शन W sin थीटा से कम है, तो भी W sin थीटा इसको नीचे एक्सीलेट करवा देगा। अगर फ्रिक्शन इसके अंदर है और वो W sin थीटा के बराबर है, ठीक है, तो फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे मूव कर सकता है। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा है यहाँ पे एज कंपेयर टू W sin थीटा, तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो ये उसी सूरत में हो सकता है कि इफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन W sin थीटा, then W sin थीटा ग्रेटर हो या इक्वल हो बेटा, then body remain in rest। तो बेटा बॉडी जो इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट में रहेगी वो उसी सूरत में रहेगी कि W sin थीटा बैलेंस रहे, क्योंकि W cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया। अब रहता कौन है? W sin थीटा रहता है। अब W sin थीटा को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स हो जो इसको बैलेंस करे, और यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स हो सकती है फ्रिक्शन, या कोई आप अप्लाई करके उसको रोक दे, कोई भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मली हम लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होनी चाहिए वही इसको W sin थीटा को जब बैलेंस करेगी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये कर दे, इक्वलिटी की कर दे बेटा।
ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर आप कहोगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, तो इस कंडीशन के अंदर आप कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और ये बॉडी क्या करेगी बेटा, ये बॉडी रेस्ट में रह सकती है। ठीक है, ये बॉडी जो होती है बेटा, ये रेस्ट में रह सकती है कि जब इसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा होगी, तो ये इस तरह से होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में होगी, उसको नीचे मूव करवाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी की साइन इस्तेमाल की है बेटा। अब अगर इसका केस 2 करते हैं बेटा, इसका इंक्लाइंड प्लेन का केस 2 करते हैं बेटा, इसका अगर केस 2 करते हैं कि बॉडी मूव्स डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा, अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करे और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो बेटा। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर डाउनवर्ड मूव करती है और उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इस तरह से यूनिफॉर्म होती है बेटा। सपोज करें बेटा ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर ये बॉडी है और ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा। अगर इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो भी आपको पता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होती है। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो इसके ऊपर भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होती है। तो रेस्ट के अंदर नॉर्मल रिएक्शन और W cos थीटा बराबर होते हैं और W sin थीटा और फ्रिक्शन बराबर होते हैं, तो बॉडी रेस्ट में रहती है। अब अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस कंडीशन के अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर भी यही होता है बेटा। ये यहाँ पे बेटा वेट होता है, वेट के बाद बेटा इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इस कंडीशन के अंदर भी यही होता है बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है बेटा ये W cos थीटा के बराबर ही रहता है, या नॉर्मल रिएक्शन माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू W sin थीटा होता है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस बेटा इज इक्वल टू 0 बेटा। ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो होता है बेटा वो इक्वल टू 0 हो जाता है इसके अंदर बेटा। अब केस अगर 3 करें बेटा इसका, अगर इसका केस 3 करते हैं बेटा कि बॉडी एक्सीलरेट्स डाउनवर्ड बेटा, अगर ये बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करती है बेटा, ये अगर डाउनवर्ड एक्सीलरेट करती है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, कोई भी बॉडी पड़ी है और वो नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है इस तरह से, अगर ये बॉडी बेटा नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है इस तरह से, अब अगर ये बॉडी नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तो बेटा वही कंपोनेंट्स बनेंगे इस तरह से, नॉर्मल रिएक्शन। तो बेटा अगर बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रही है तो न्यूटन का लॉ कहता है कि जब कोई भी बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगी तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी डाउनवर्ड ही लगेगी। और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी होती है बेटा, डाउनवर्ड फोर्स होती है बेटा W sin थीटा। तो इस कंडीशन के अंदर आप कहोगे कि W sin थीटा जो होती है बेटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन होती है। और यहाँ पे आ जाती है बेटा नेट फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स नेट हो जाएगी बेटा W sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स नेट होती है M में इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन।
तो आप कर सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होता है बेटा इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा होता है बेटा। तो इसी चीज को अगर आप रखोगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा नॉर्मल रिएक्शन होता है डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर, तो अगर इसी चीज को आगे आप कंटिन्यू करोगे बेटा तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा बेटा। यहाँ पे निकलेगा बेटा एम कॉमन, आप लेंगे बेटा एम ए इज इक्वल टू एम कॉमन, और बेटा आप जी भी कॉमन ले सकते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बेटा। एम गया एम में, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बेटा। आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो होती है, ये एक्सीलेशन जो होती है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है बेटा। आप देख सकते हैं कि बेटा ये बॉडी जो एक्सीलेट करेगी तो इसकी एक्सीलेशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी। कोई छोटा है कोई बड़ा है, दोनों के अंदर एक्सीलेशन इक्वल होगी। वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये वेट की वजह से इस तरह से बॉडी होती है, वेट की वजह से इसके अंदर ये एक्सीलेशन पैदा होती है डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से, और वेट की वजह से जब कोई भी बॉडी एक्सीलेट करती है तो वेट ग्रेविटी होता है, और आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलेशन पैदा होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी से। इसलिए अगर कोई बॉडी हेवी है, कोई बॉडी जो है वो लाइट है, तो उन दोनों के अंदर एक्सीलेशन जो होती है वो सेम होती है। तो आप कहोगे कि एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट, एक्सीलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सीलेशन जो होती है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर इसका एक स्पेशल केस करें बेटा, अगर इसका स्पेशल केस करते हैं बेटा, स्पेशल केस इसका ये होता है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन ही नहीं है, मींस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है बेटा तो ये हो जाएगा कि बेटा नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स हो जाएगी इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर, या नेट फोर्स एम में इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा होगी। क्योंकि बेटा आपको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगी तो नेट फोर्स हो जाएगी डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर, ये हो जाएगा कैंसल। एक्सेलेरेशन हो जाएगी बेटा जी साइन थीटा के इक्वल बेटा, ये हो जाएगा। एक्सेलेरेशन का फार्मूला आप कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास बेटा। इसके अंदर भी एक्सेलेरेशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। ठीक है बेटा, इसका ये स्पेशल केस 1 है बेटा। अब दूसरा है बेटा स्पेशल केस 2 है बेटा। स्पेशल केस 2 है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन की एंगल 90 डिग्री हो जाती है, कि अगर कोई भी बॉडी है वो ऐसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है जिसकी एंगल 90 डिग्री है बेटा। जब 90 डिग्री पे हो जाती है ना बेटा तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि बेटा नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है W cos 90, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो नेट फोर्स जो होगी बेटा ये हो जाएगी W sin 90 बेटा इज इक्वल टू हो जाएगी वेट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू एम जी हो जाएगी बेटा। ठीक है, एम में एम गया एम में, ए हो जाएगी जी, और बॉडी जो होती है वो किस में आ जाएगी, फ्री फॉल में आ जाएगी।
ठीक है, आप कह सकते हैं कि फ्री फॉल जो होता है वो स्पेशल केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे होता है बेटा। तो ये हो जाता है इस तरह से कि अगर कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है तो आप इसको इस सेंस में देखेंगे। अब अगर कोई भी बॉडी अपवर्ड मूव करती है बेटा, अगर इस तरह से हम करें बेटा, केस है हमारे पास 4 बेटा, ठीक है, केस 4 है कि बॉडी एक्सीलेट्स अपवर्ड बेटा, ऊपर की तरफ अगर बॉडी एक्सीलेट करती है बेटा इस तरह से, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कोई भी बॉडी अगर इस तरह से ऊपर की तरफ एक्सीलेट करती है इस तरह से, ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन W sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों नीचे की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी अगर बेटा ऊपर की तरफ मूव करेगी तो आपको पता है बेटा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जाहिर सी बात है, ऊपर जब बॉडी जाएगी तो वो जब मूव करेगी तो ऊपर जो बॉडी मूव करेगी बेटा उसके अंदर जाहिर है अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी, खुद ब खुद तो बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर आप क्या कहोगे बेटा, इस कंडीशन के अंदर जो नेट फोर्स होगी बेटा ऊपर की तरफ एक्सीलेट कर रही है, इसका मकसद है अप्लाइड फोर्स जो है इसमें से आप दो चीजों को माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं। तो ये हो जाएगी बेटा इक्वेशन, अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ एक्सीलेट करेगी बेटा, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी बेटा ऊपर की तरफ एक्सीलेट करेगी तो ये इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर इसको डील कर सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हो गई बेटा हमारे पास जो है वो चैप्टर आपका 3 कंप्लीट है बेटा। अब इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप जो है वो फर्स्ट ईयर वाले बेटा डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी जो होगी बेटा 9:05 पे जो होगी वो इंटर की क्लास होगी।